उन्होंने अनशन किया था, जिससे 55 करोड़ रुपया इंडिया ने पाकिस्तान को दिया था, तब जाके पाकिस्तान फॉर्म हुआ था। और फिर वही पैसे से उन्होंने वही टेररिस्ट एक्टिविटीज और वही सब स्टार्ट कर दी थी कश्मीर में। 55 करोड़ का बैलेंस अमाउंट है, वो देना है। मतलब टोटल 75 करोड़ इंडिया को पाकिस्तान को देना था। जब बंटवारा तय हुआ तो 2 कमेटियां बनी, एक पाकिस्तानी रिप्रेजेंटेटिव्स, एक हिंदुस्तानी रिप्रेजेंटेटिव्स। उन्होंने कहा कि भाई, अंग्रेज़ों ने कहा ये तुम्हारी सारी मिलकत है, बैठ के डिसाइड करो किसको क्या मिलेगा। आप फ्रीडम एट मिडनाइट पढ़िए, उसमें उस वक्त का पूरा ब्यौरा दिया गया। सरकारी दफ्तरों का बंटवारा हुआ, ये तय हुआ कि भाई इमारतें तो नहीं बांट सकते, तो इमारत जिस जगह पे है उसी की बन के रह जाएगी। पर इमारतों के अंदर के फर्नीचर का बंटवारा हुआ। कई जगहों पे डेस्क पाकिस्तान को दिया गया, कुर्सी हिंदुस्तान के पास रखी गई। इस लेवल पे राष्ट्रपति का जो था पूरा, राष्ट्रपति के पास कई बग्गियां और घोड़े और वो सब था, उसका बंटवारा हुआ। बग्गी पाकिस्तान के पास गई, घोड़े हिंदुस्तान के पास रहे, या उल्टा। हथियारों का बंटवारा हुआ कि मिलिट्री के पास इतने हथियार है, उसमें से इतने हथियार पाकिस्तान के, इतने हथियार हिंदुस्तान के। जो फोर्सेस थे, ह्यूमन फोर्सेस थे, उनको ये ऑप्शन दिया गया था कि भाई तुम चूज करो, तुम्हें पाकिस्तान के साथ रहना है कि हिंदुस्तान के साथ रहना है। तो उन कमेटियों ने इस हद तक सारा बंटवारा किया। उसके बाद ये हुआ कि भाई ब्रिटिशरों के पास आपकी इतना पैसा है, आपको देना है, आपस में तय करो किसको कितना देना है, हम देके चले जाएंगे। नेगोशिएशन चलते रहे, 2 कमेटियों के बीच में नेगोशिएशन चलते रहे। 14 अगस्त तक, जब 14 अगस्त को पाकिस्तान बनने वाला था, तब तक कोई समझौता नहीं हुआ कि भाई कितना पैसा पाकिस्तान को मिलेगा, कितना पैसा हिंदुस्तान को मिलेगा। लास्ट डे तक नहीं हुआ था। तो ये तय हुआ कि भाई एडहॉक बेसिस पे, क्योंकि कल से पाकिस्तान बनेगा, सरकार चलाने के लिए पैसा चाहिए, उसके बगैर सरकार नहीं चल सकती। तो ये तय हुआ कि ठीक है, तुमको एडहॉक बेसिस पे 20 करोड़ दे रहे हैं। ओके। और फिर जब हमारा फैसला होगा, तब अगर तुम्हारा शेयर ज़्यादा हो तो जो बाकी की रकम है वो दे देंगे, अगर कम निकला तो तुम्हारे पास से वसूल कर लेंगे वो पैसा हम, पर 20 करोड़ दे रहे हैं, तुम चलाओ। और ट्रीटी साइन हुई। अब ये जो ट्रीटी हुई वो इंडिपेंडेंट पाकिस्तान और इंडिपेंडेंट इंडिया के बीच हुई। इंडियन गवर्नमेंट ने ये लिख के दिया कि भाई तुम जब कहोगे तब हम ड्यूटी बाउंड है तुम्हें बाकी का पैसा तुम्हारा देने के लिए। ये ट्रीटी में लिखा हुआ है? ये ट्रीटी में लिखा हुआ। ओके। फिर हिंदुस्तान में एक ये शुरू हुआ कि यार ये रेफ्यूजी क्राइसिस इतनी हो रही है, उनको रीसेटल करने का खर्चा आएगा, ये आएगा। कश्मीर में तब पाकिस्तान की घुसपैठ शुरू हो गई, तो बोले कश्मीर में घुसपैठ है, ये खर्चा आएगा। तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे प्रेशर आने लगा कि भाई ये ऐसे हालात में पैसे कैसे दिए जा सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि सब इश्यू रिजॉल्व नहीं होंगे तब तक हम पैसा नहीं देंगे। तो पाकिस्तान ने कहा कि भाई दिखाओ, तुमने ये साइन किया है ट्रीटी, दिखाओ कहाँ लिखा है। तुमने कहा है कि तुम मांगोगे तब हम पैसा दे देंगे, अब हम मांग रहे, दे दो पैसा। 12 जनवरी को बापू माउंटबेटन को मिले, क्योंकि दिल्ली की सिचुएशन बिगड़ रही थी, रायट्स हो रहे थे, मस्जिदों पे कब्जा किया जा रहा था, मुसलमानों को गन पॉइंट पे उनकी घरों से निकाला जा रहा था। बापू वहाँ से निकल रहे थे ये बात करके, तब माउंटबेटन ने कहा कि और ये 55 करोड़ का, तब तक ये तय हो गया था कि पाकिस्तान को कितना देना है, और 55 करोड़ का बैलेंस अमाउंट है, वो देना है। मतलब टोटल 75 करोड़ इंडिया को पाकिस्तान को देना था। तो उसने कहा कि बापू ये भी बात गलत है, माउंटबेटन ने बोला। हाँ, क्योंकि एक ट्रीटी बनी है, साइन की गई है, भारत और पाकिस्तान की पहली ट्रीटी। अगर भारत की सरकार इस ट्रीटी को तोड़ती है तो उसका इंटरनेशनल प्रेस्टीज खत्म हो जाएगा कि भाई इनकी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और अगर पाकिस्तान
उस ट्रीटी को लेकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाता और कहता भाई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, तो हिंदुस्तान कैसे बचाता उसको? तो माउंटबैटन ने कहा कि बापू देखो ये तो गलत बात है। बापू ने कुछ कहा नहीं उधर, बापू ने अपना सर हिलाया क्योंकि वो जानते थे कि ये गलत है। जब वापस गए और प्रार्थना सभा में उन्होंने ऐलान किया कि मैं उपवास कर रहा हूँ, तब उन्होंने ये कहा कि हाँ जो ये भारत सरकार कर रही है वो गलत है, मुझे पसंद नहीं है। 13 जनवरी से उन्होंने अनशन शुरू किया फॉर दिस टॉपिक, फॉर पीस इन दिल्ली, हाँ, फॉर पीस इन दिल्ली एंड नॉर्मलसी उन्होंने अनशन शुरू किया। भारत सरकार ने क्या किया? इमीडिएटली पूरी कैबिनेट आके बापू के बाजू में बैठ गई। बापू ने कहा जब तक शांति नहीं होती मैं नहीं करूँगा। उस दिन शाम को भारत सरकार ने ऐलान कर दिया कि भाई हम पाकिस्तान को 55 करोड़ दे देंगे। अब देखिए पॉलिटिकल इसका देखिए, भारत सरकार जानती थी कि ये अनपॉपुलर डिसीजन होने वाला है, पर हम कुछ नहीं कर सकते, हमको देना तो पड़ेगा पैसा क्योंकि ट्रीटी है, साइन की हुई। तो एक कारण चाहिए था कि भाई किसी के ऊपर दोष डाल देते हैं, ब्लेम गेम कर सकते हैं। तो बापू की बगल से ही ऐलान किया गया, उनकी खटिया के बाजू में ही बैठकर ऐलान किया गया कि हम इमीडिएटली पाकिस्तान को पैसा दे दे रहे। तो कंक्लूजन क्या हुआ कि ये बुड्ढे ने दिलवाया, और ये इसीलिए बैठे अनशन पे। हाँ, इसीलिए बैठे कि उनको पैसा, अब पैसा दे दिया गया। अगर पैसों के लिए अनशन होता, उसके 5 दिन बाद तक बापू ने अनशन किया। अनशन चल रहा था, छोड़ा नहीं क्योंकि दंगे चल रहे थे, वो उनका एजेंडा था ही नहीं। पीस ही नहीं हुआ। उन्होंने एक पीस डॉक्यूमेंट बनवाया, वो डिक्लेरेशन 17 जनवरी को सब लोगों ने साइन किया और बापू को दिया, और जनता ने आके कहा बापू हम महफूज हैं, अब दंगे नहीं हो रहे। तब बापू ने जाके वो अनशन छोड़ा। उस डॉक्यूमेंट में भी ये जो सारी शर्तें लिखी गई थी, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, उसमें कहीं पर भी नहीं लिखा था कि 55 करोड़ देने पड़ेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि कांग्रेस ही प्ले कर रही थी, गेम कर रही थी गांधी जी के साथ? नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये मजबूरी थी कि उनको ये एक एक्सक्यूज ढूंढना था अपने एक्शंस को जस्टिफाई करने के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कांग्रेस एट दैट टाइम? इट वाज अ इंटरिम गवर्नमेंट, और इंटरिम गवर्नमेंट थी जिसमें सारी उस वक्त की जो सारी पार्टियां थी वो सारे मिले हुए थे। आप लोगों को मालूम है कि एक वक्त ऐसा था दिल्ली में से ही पाकिस्तान की गवर्नमेंट और इंडिया की गवर्नमेंट फंक्शन हो रही थी। पाकिस्तान की गवर्नमेंट एक होटल में से फंक्शन होती थी, और हिंदुस्तान की गवर्नमेंट क्योंकि वो वास्तु थी इसलिए वो जो अभी पार्लियामेंट बना है उसमें से वैसी जो था उसमें से। So this was 1949? This was no, this was before that. This was in early parts of 47 and things when this was happening. फिर जब पाकिस्तान बन गया तो वो लोग चले गए। अच्छा। तब तक वहाँ यहाँ पर उनकी मीटिंग्स वगैरह सब दिल्ली में होती थी। तो इंडियन गवर्नमेंट में तब श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे, सिख लीडर्स भी थे, कांग्रेस वाले थे, सारे के सारे थे उसमें, और सब ने मिलकर ये डिसीजंस लिए थे। किसी एक ने अपनी ब्रूट मेजॉरिटी नहीं इस्तेमाल की थी, सब ने के सहकार से ये डिसीजंस लिए। मतलब सब लोग ने मिलके पूरा ब्लेम गांधी जी पे डाल दिया। देखिए क्या करते, तुम सोचो तुम सरकार में हो, हाँ बराबर है, अब तुमको कुछ करना ही है, पर तुम जानते हो कि यार मुझे इससे नुकसान होगा, गुड बुक्स में रहना है हमें, तो मुझे किसी को तो वो करना पड़ेगा। तो बोलेंगे कि यार ये देखो ये बैठा था ना, उसने मजबूर कर दिया हमको, क्योंकि पर बाहर से देखने में तो ऐसा दिख रहा है। हाँ, वो वैसा ही दिखेगा, वो वैसे ही दिखेगा। तो हम हर युग में एक शिव जी को लाते हैं जो विष पी ले। ये हमारी परंपरा है, हमने बहुत अच्छी तरह से चलाई है सब। नहीं, आपको सबसे बड़ा मैनिपुलेशन क्या लगता है? कि वो मुसलमानों का हिमायती था और मुसलमानों का पक्ष के लिए पक्षपात करता था और हिंदुओं का अहित करता था।
और इसलिए ये सारी तोहमतें लगाई जाती थी, नहीं 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 नहीं, वो तो उसको मारना बहुत ज़रूरी था, नहीं तो हिंदुओं को ख़त्म कर देता। पर पिछले 30 साल से एक बहुत ज़ोर से कैंपेन चल रहा है हिंदू खतरे में। कितनी हिंदुओं की आबादी कम हुई कि मुसलमान मेजॉरिटी हो जाएंगे, उनकी आबादी कितनी बढ़ी, परसेंटेज आप देखो। हाँ, सेंसस नहीं करवा रहे हैं वो बात अलग है, वो क्यों नहीं करवा रहे हैं अपनी सत्ता होने के बावजूद वो पता नहीं है हमें। अभी तो 85-15 का रेशो है आई गेस। 85-15 का हो, 82-17 का हो, बीच का जो डिस्टेंस है वो देखो ना यार। ये जो बात कही जा रही है कि नहीं नहीं, अगर हिंदू 5-5 बच्चे नहीं पैदा करने लगेगा तो मुसलमान मेजॉरिटी हो जाएगा और हमारा मुल्क छीन लेगा, तो क्या मुसलमान मरेगा नहीं क्या? और हिंदू सारे मरते ही जाएंगे क्या? मर रहे हैं क्या? तो ये मैं बोल रहा हूं कि रैशनल थॉट नहीं है। हिंदू खतरे में वो है बोल दिया तो सब लोग अरे बाप रे गए काम से हम। नहीं, परसेंटेज मतलब जैसे जो बढ़ रहा है पॉपुलेशन, मतलब ऑफ कोर्स उनका जो पेस पे बढ़ रहा है और हमारा जो पेस में बढ़ रहा है उसमें फ़र्क है। हाँ, शायद 500 साल के बाद अगर हिंदू की आबादी बढ़ना ही बंद हो जाए और मुसलमानों की आबादी बढ़ती ही रहे, हाँ, फिर खतरा तो पकड़ा जा सकता है। लेकिन ऐसा तो नहीं होता है ना, ऐसा तो होता नहीं है। इवन अब हम लोग सोच ले कि वो लोग 4 बीवियां करते हैं और चारों से बच्चे होते हैं और सब होता है, तो भी आज तक क्यों, अगर वैसा ही होता तो आज पकड़ लिया होता ना उन्होंने हमको, हमारे साथ। राइट। तो वो गैप है। सी द थिंग इज, जो एक्चुअल खतरा होता है ना, जब फेस करते हैं तो वो उतना खतरनाक नहीं लगता, लेकिन आपके इमेजिनेशन में खतरा आ जाए ना तो वो कितना भी मामूली है वो डरावना हो जाता है। और आरएसएस हिंदू महासभा का जो सक्सेस है आज, वो ये है कि हमारे इमेजिनेशन में उन्होंने ये डर बिठा दिया है कि तुम खतरे में हो, तुम्हारे ही मुल्क में तुम खतरे में हो।